students, welcome back with me in quick and effective studies of physical education. In previous video, we have covered the disability and disorder concept properly clear, and we have covered the type, symptom and causes of disability also. So in this video, what we have to do, we have to cover disorder, type of disorder. Okay, so we are having 5 type of disorder here. First is a ADHD, called attention deficit hyperactivity disorder. Second is SPD, sensory processing disorder. Third is ASD, called autism spectrum disorder. Fourth is ODD, oppositional defiant disorder. And last one is OCD, called obsessive compulsive disorder. So इन सारे टाइप जो है अब हम कवर करेंगे टर्न बाय टर्न. हम लोग इसमें देखेंगे एक चाइल्ड का बिहेवियर कैसा होता है जो इस डिसऑर्डर से फेस कर रहा है, उसके कॉजेज क्या होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो चलिए टर्न बाय टर्न ये डिसऑर्डर कवर करते हैं. और ये मैं आपको जो यहाँ पे नोट्स के रूप में दे रही हूं, तो इससे आप क्या है बहुत इजीली ये जो नेम है इनको आप याद भी कर सकते हो, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं वो कि ADHD व्हाट इज द फुल फॉर्म, तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं. फाइन, तो चलिए अब आगे इनको टर्न बाय टर्न हम प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम जो डिसऑर्डर कवर करते हैं ADHD. तो ADHD वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये बहुत कॉमन है. ठीक है, जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं. तो जो ADHD बच्चे होते हैं ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर इंपल्सेस, इवन अनेबल टू पे अटेंशन. उनको एक जगह पे बिठा के रखना बहुत मुश्किल होता है. उनका फोकस जो है वो बहुत कम होता है. एक जगह से दूसरी जगह वो थोड़ी थोड़ी देर बाद शिफ्ट होते रहते हैं. मीन्स वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते हैं. उनके विचार भी जो है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, और ऐसे जो ADHD बच्चे होते हैं, ठीक है, ये ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स जो होते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि ये वाले बच्चे जो है ADHD से सफर कर रहे हैं. ठीक है, इन बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम होती है, स्टेबल नहीं होते हैं. ठीक है, और ये जो बच्चे होते हैं ये अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को भी काफी हद तक जो है स्ट्रेस देते हैं. तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं ADHD बच्चों के. ठीक है, और ADHD सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है ADHD बच्चों में वो है अनफिनिश्ड टास्क. अनफिनिश्ड टास्क मीन्स टास्क जो होता है ADHD बच्चे कई तरह की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है. ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो सब कुछ करें पर उनको कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है. तो इसलिए वो कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको फिनिश नहीं करते. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ फोकस. लैक ऑफ फोकस जो है कि बच्चे एक जगह पे अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं. ठीक है, कोई भी काम करेंगे तो वो कंटिन्यू ज्यादा देर तक उसको फोकस नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द लैक ऑफ फोकस. नेक्स्ट इज अ मिस्टेक. ये जो बच्चे हैं ADHD जो चाइल्ड है इनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, इनको प्रॉब्लम आती है जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड कोई काम इनको करना पड़ता है. ये बहुत केयरलेसली मिस्टेक्स करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये आलसी होते हैं या इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बस ये मिस्टेक्स करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ फोकस बिहेवियर. सेल्फ फोकस बिहेवियर जो है वो ADHD का बहुत कॉमन सिम्टम है. ये ऐसे है कि जो बच्चे हैं ऐसे वो इंटरप्ट करते हैं. उनको ये होता है कि उन्हीं की तरफ सारा जो है फोकस रहना चाहिए. जब दो कोई आपस में बात कर रहा है तो वो बीच में क्या करेंगे कि मेरी तरफ फोकस करो, मेरी तरफ आप देखो. ठीक है, इनको अपनी टर्न की वेट करना बहुत मुश्किल लगता है कि लाइक वो अपना बात कब जो है वो कंप्लीट कर ले उसके बाद मेरी बात सुने. नो, ये होते हैं सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर वाले चाइल्ड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है डे ड्रीम्स. ये बच्चे डे ड्रीमर्स होते हैं और इतने खो जाते हैं अपने ड्रीम्स में कि उनके अराउंड क्या हो रहा है उनको ये पता ही नहीं चलता. एक्सेसिव टॉकेटिव होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा ये जो है टॉकेटिव नेचर के होते हैं. ठीक है, और ये जो बच्चे हैं
इनके अंदर क्या है, एक भूलने की भी एक प्रॉब्लम होती है, फॉरगेटफुलनेस होते हैं, इनको याद ही नहीं रहता है कि इन्होंने क्या किया था, ठीक है, कल क्या काम किया था, सुबह इन्होंने क्या खाया था। तो ऐसे जो सिम्टम है हमें एडीएचडी जो बच्चे हैं उनमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉजेज क्या है एडीएचडी के। तो कॉजेज जो है इंजरी, कई बार क्या होता है बच्चे को चोट लग जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या है बच्चे को अगर किसी एक्सीडेंट में दिमाग में चोट लगी, उनके ब्रेन में चोट लगी, तो वो बच्चे एडीएचडी के जो है वो शिकार हो जाते हैं, उनको एडीएचडी की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, ठीक है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अल्कोहल में क्या होता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर मदर जो है वो स्मोक कर रही है, ठीक है, ड्रिंक कर रही है, तो उसका इफेक्ट जो है वो भी बच्चे के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जेनेटिक्स जो बिहेवियर है ये तो कॉमन ही है, ठीक है, इसमें क्या है जो पेरेंट्स से आगे बच्चों में ट्रांसफर होता है। फाइन, नेक्स्ट हमारे पास आता है फूड एडिटिव्स एंड शुगर। इसमें क्या चीज है कि जो ये शुगर है, ठीक है, एडीएचडी के जो सिम्टम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो बच्चे इनका ज्यादा यूज करते हैं तो क्या है उनके अंदर एडीएचडी के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एडीएचडी के कॉज। सो नेक्स्ट हमारे पास है एसपीडी मीन्स सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम मैसेज रिसीव नहीं कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं दे पाते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन सेंसेस से हमें मिलती है किसी भी तरह से हम उसका रिस्पॉन्स या उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो वो डिसऑर्डर होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या है, सेंसेस नहीं होती हैं बच्चे के अंदर। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था फायर वाला कि आप अपने आंख के पास अपने हाथ रखे हुए हैं, पर आपको यहाँ पे सेंस नहीं फील हो रही है, आपको फीलिंग नहीं आ रही है कि यहाँ पे हीट लग रही है आपके हाथों को। तो इस तरह से उनके अंदर किसी भी तरह की जो सेंसेस है उनकी इंफॉर्मेशन वो ना तो रिसीव कर पाते हैं ना ही वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं उनका, कि जैसे अगर उनको हीट लगी है तो हाथ पीछे कर रहे हैं, उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर है बहुत कॉमन होता है बच्चों में, पर आजकल क्या है ये एडल्ट्स को भी हमने देखा है कि एडल्ट्स को भी ये जो डिसऑर्डर है वो फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एसपीडी चाइल्ड होता है उसको साइट में, उसको टच में, कोई मूवमेंट करने में, उसको टेस्ट में जो है वो दिक्कत आती है, उसको पता नहीं चलता है। तो चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन से ऐसे कॉजेज है जिसके कारण एक चाइल्ड जो है वो एसपीडी जैसी प्रॉब्लम को फेस करता है। एसपीडी सिम्टम्स, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो चाइल्ड, ठीक है, उनकी जो सेंसेस है वो काम नहीं करती है, उनको हेयरिंग, टच और टेस्ट में डिफिकल्टीज आती हैं। पीपल कैन बी अंडर रिस्पॉन्सिव टू द थिंग्स दे हैव डिफिकल्टीज, मतलब ऐसे जो बच्चे हैं जो चीजें उनको इफेक्ट करती हैं उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इवन कई तरह के जो चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में उनको भी वो हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कॉजेस ऑफ एसपीडी, सबसे पहला कॉज आता है जेनेटिक। जेनेटिक में आता है कि चिल्ड्रन बॉर्न टू एडल्ट हु हैव ऑलरेडी ऑटिज्म और अदर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, उनको जो है जो उनके बच्चे होते हैं वो भी आगे एसपीडी ही डिसऑर्डर को सफर करते हैं। एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, इन बच्चों की जो है ब्रेन एक्टिविटी है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकती है, ठीक है, जैसे स्पेशली जो लाइट और साउंड ज्यादा हो तब तो ये बिल्कुल ही वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन में क्या है कि एक मदर जो है ड्रग एडिक्टेड होती है तो उसका जो असर है वो उसके चाइल्ड पे भी बहुत ज्यादा पड़ता है, जो कि एसपीडी मीन्स सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है उसको। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ठीक है, इनका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर पड़ता है। लो बर्थ वेट, जो बर्थ के टाइम पे बच्चे का जो वेट है वो प्रॉपर नहीं होता है तो वो भी कई बार कॉज बनता है, वो भी एक रीजन बनता है एसपीडी का। नेक्स्ट डिसऑर्डर एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाता है। ये अर्ली चाइल्डहुड से लेके लाइफ के एंड तक चलता है। जो एएसडी बच्चे होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत इफेक्ट होती है, ठीक है, नॉट इवन फिजिकली वो सफर करते हैं, मेंटली भी। उनका जो सोशल बिहेवियर है वो भी बहुत ज्यादा जो है
कोऑपरेटिव नहीं होता है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। जो एएसटी बच्चे होते हैं ये सोशली किसी के साथ इंटरेक्ट करने में भी उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी बहुत सारा लिमिटेड होते हैं। इनका जो बिहेवियर है बहुत रिपीटेटिव बिहेवियर है, एक ही एक्टिविटी को या एक ही बात को वो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ जो है इस तरह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो चलिए देखते हैं एएसडी के सिम्टम्स क्या है और इसके कॉजेस क्या है। सिम्टम्स ऑफ एएसडी। जो पेरेंट्स होते हैं वो छोटे बच्चों में एएसडी के जो सिम्टम्स है सबसे पहले उनके नेचर से, उनके बिहेव से सबसे पहले ही जज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि एएसडी के जो सारे चाइल्ड है वो उनमें सारे के सारे जो सिम्टम है वो दिखाई दे, पर मैक्सिमम लोगों में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं? उनकी जो वॉइस है वो एबनॉर्मल होती है, मीन्स अजीब सी उनकी आवाज होती है, ठीक है। उनका जो बात करने का ढंग, बात करने की टोन आवाज की, जैसे उनका बॉडी पोस्चर, उनके फेस एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और एक वो बहुत कम जो है आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज लर्न करने में या बोलने में उनको टाइम लगता है, ठीक है। उनकी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, ठीक है, इन चीजों में उनका कोई बहुत ज्यादा वो अपने आप को नहीं इन्वॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना और किसी एक चीज में बहुत ज्यादा डीप खो जाना, मीन्स बहुत ज्यादा खो जाना किसी चीज में, ये सारे सिम्टम जो है वो एएसडी चाइल्ड के होते हैं। और इनके कॉजेज क्या है? जेनेटिक कॉजेज होते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज होते हैं और एनवायरमेंटल कॉजेज जो है वो एएसडी चाइल्ड के होते हैं। सो ओडीडी मीन्स ओपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि चाइल्डहुड में ही डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक बच्चा जो है बात नहीं मानता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट बिहेव करता है, अपनी जिद रखता है, अगेंस्ट हो जाता है अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर के, अपने फ्रेंड्स के, अपने सिबलिंग्स के, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि विद्रोह करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट दिखाता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है। तो ऐसा जो बिहेवियर है, ठीक है, वो एज के साथ साथ जो है वो बढ़ता रहता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, जिसके साथ क्या है उसकी सोशल लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और कॉमनली जैसे जैसे ये बिहेव जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा बिहेव घर में, स्कूल में या कहीं भी जब ये बच्चा जाता है तो वहां पे देखने में ये कॉमन मिलता है। और ऐसे बिहेवियर के साथ जो बच्चा दूसरों को तो मुश्किल में डालता ही डालता है, वो अपने आप के लिए भी एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर लेता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि ओडीडी ओपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर के जो कौन से सिम्टम होते हैं और क्या उसके कॉजेज है, ठीक है, इनको हम देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ ओडीडी ओपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। ऐसे जो चाइल्ड है उनके अंदर 3 तरह के सिम्टम हम देखते हैं, बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। ओडीडी चाइल्ड जो होता है उसकी जो नेचर है उसमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। और वो अपने बड़ों को, अपने हाई अथॉरिटीज को, अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता है उनके साथ, उनकी बात जो है वो सुनना नहीं चाहता है, ठीक है। और वो कई बार क्या है जानबूझकर दूसरों को चिढ़ाता है, परेशान करता है और खुद भी बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना उसे अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा एंगर होता है उसके अंदर। कई बार वो क्या है बहुत ज्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज जो है उसको भी यूज करता है। उसके अंदर जेलस और बदले की भावना बहुत ज्यादा रहती है। खुद गलती करके उसका ब्लेम जो दूसरों के ऊपर लगाना, ये भी इसका एक मेन सिम्टम होता है। जो बच्चे ओडीडी जो है उसको सफर करते हैं वो बहुत ज्यादा मूडी भी होते हैं कई बार, ठीक है। और इसके कॉजेज क्या है? एज हम लोग इनको डिस्कस कर भी चुके हैं, बायोलॉजिकल कॉज, जेनेटिक कॉज, एनवायरमेंटल एंड फिजिकल फैक्टर जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं ओडीडी में। अब बात करते हैं हमारा लास्ट डिसऑर्डर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये बहुत कॉमन, क्रॉनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है। मतलब ये जिसको हो जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबे समय तक ये चलता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा इस डिसऑर्डर को फेस कर रहा है उसके अंदर अचानक डिफरेंट से थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, डर लगने लग जाता है, कभी कभी एक अजीब सी सनक उसको कभी कभी सी उसके अंदर जो है वो डेवलप होती है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके लिए
उन चीजों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो है अनकंट्रोलेबल रिपीटेटिव जो थॉट्स हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर के क्या सिम्टम है वो हम देखते हैं और उसके क्या सिम्टम्स ऑफ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें हम लोग दो तरह के लेके चलते हैं, कॉमन ऑब्सेशन एंड कॉमन कंपल्शन। तो इसमें क्या होता है, जो OCD चाइल्ड होता है, ठीक है, ये बीमारी से, गंदगी से, इन चीजों से इसको डर लगता है। ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी ये डरता है। ठीक है, ये इससे कोई गलती ना हो जाए उसका डर भी इसके अंदर हमेशा बना रहता है। ठीक है, अगर कोई चीज इसके पास है तो उसको खोने का डर भी इसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। इसके अंदर बहुत सारा डाउट्स और थॉट्स जो है इसके दिमाग में घूमते रहते हैं और ये किसी भी तरह के बुरे विचार जो है वो अपने मन में आने से डरता है, अपने मन में लाने से डरता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन कंपल्शन में। कॉमन कंपल्शन में आप यहाँ पे ऊपर पिक्चर्स भी देख सकते हो। ठीक है, इनको बार बार हाथ धोने की बहुत ज्यादा एक आदत होती है। ठीक है, नहाना, बार बार हाथ धोना, किसी के साथ शेक हैंड करने को अवॉइड करना। ठीक है, फिर कोई जैसे किसी लॉक को, ठीक है, किसी स्टोव को, जैसे चीजों हैं उनको बार बार चेक करना, अगर कहीं घर से बाहर जा रहा है तो बार बार चेक करना उन चीजों को। ठीक है, और कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक किसी फूड को ही खाना। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो इसको खाने के लिए, इसने कोई स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक तरह की चीज है, उसी को खाना है, वैसी ही चीजें इसने सोचनी है, वैसे ही वर्ड्स, वैसे ही इमेजेस जो हैं वो इसके माइंड में रहेंगी। ठीक है, किसी काम को कई बार करना मीन्स रिपीट करना किसी भी काम को बार बार। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये OCD चाइल्ड के होते हैं। इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज इसके होते हैं, एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि ये पेरेंट्स से जो चाइल्ड के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होता है, ठीक है, ये फैक्टर जो है हमें अपने इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को कोई बीमारी हो जाए, किसी की डेथ हो जाती है कई बार। ठीक है, तो इस तरह कई बार हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इस तरह के जो है कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं OCD चाइल्ड के। तो चलिए अब बात करते हैं डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स की। डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कि हमें डिसेबल पर्सन के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। डिसेबल पर्सन्स जो हैं उनके साथ हमें सेम वैसा ही बिहेव करना है जैसे सोसाइटी में हम लोग अदर्स के साथ बिहेव करते हैं। उन रूल्स को ही फॉलो करना है जो हम सोसाइटी में गुड मैनर्स जो हम फॉलो करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमें जो डिसेबल पर्सन है उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी इंडिविजुअलिटी और उसकी डिजायर्स का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम अपना या बाकियों का रखते हैं। हमें डिसेबल पर्सन को एक इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि उसको ये इंसल्ट ना फील हो कि उसके अंदर कोई कमी है। ठीक है, और अगर जब हमें कोई डिसेबल पर्सन के साथ बात करनी है तो हमें बीच में किसी फ्रेंड को लेके बात नहीं करनी चाहिए, हमें डायरेक्ट उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। कभी भी लाउड वॉल्यूम के साथ उनके साथ बात करना ठीक नहीं होता है। किसी भी तरह से जब आप कभी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हो तो हमेशा याद रखें कि आपको डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जब कभी आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाए किसी डिसेबल पर्सन के साथ, तो अगर वो आपके साथ हैंडशेक नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो उसको फोर्स ना करें, सिर्फ एक स्माइल के साथ या बात करने से ही अपना जो है इंट्रोडक्शन उसको दे दे। और एक डिसेबल पर्सन के साथ बात करते हुए उसे पूरी अटेंशन दे, एक दूसरे इधर उधर देखने की जगह पे। हमें हमेशा डिसेबल पर्सन को इनकरेज करना चाहिए किसी भी काम के लिए, ना कि उसको बात बात पे टोकना चाहिए या फिर उसको करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हमें उस एक डिसेबल पर्सन को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। उसकी बात जब तक कंप्लीट नहीं होती हमें बीच में नहीं रोकना चाहिए। पेशेंस रख के हमें उसकी बात जो है वो अच्छे से ध्यान से सुननी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के, जब कोई डिसेबल पर्सन जो है वो एक्सरसाइजेस करता है या फिर किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ
क्या होता है, एक तो उनके मसल्स जो है वो स्ट्रांग बनते हैं, कार्डियो जो उनका हार्ट है, कार्डियोवास्कुलर जो है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लंग्स की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और एक्सरसाइज और एक्टिविटी करने से क्या है, उनका जो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है, वो भी इंप्रूव हो जाता है, बार बार किसी चीज को रिपीट करने की हैबिट भी उनकी जो है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइजेज है, एक्टिविटीज है, ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चेंज जो है वो इस किसी तरह के भी डिसेबल डिसऑर्डर जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से जो चाइल्ड है वो एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिव फील करना शुरू कर देता है। इसके साथ क्या है, जो डिसेबल पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसकी डायबिटीज और अदर कई तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हो जाते हैं। उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ क्या है, जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनका वेट जो है वो भी कंट्रोल में रहता है, ठीक है, और उनकी जो कैलोरीज है वो बर्न होती हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनका वेट इंक्रीज होने के कारण उनकी बॉडी की शेप बहुत अजीब हो जाती है, बट फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ क्या है, उनका वेट जब कंट्रोल हो जाएगा तो उनकी जो बॉडी पोस्चर है वो भी ठीक हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प करती है मसल स्ट्रेंथ में, कोऑर्डिनेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। तो ये डिसेबल चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है और उनके जो है मूड स्विंग्स है वो भी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज की। हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है, कौन सी ऐसी जो स्ट्रेटजीज हमें बनानी चाहिए जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे। तो उसके लिए सबसे बात आती है अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन में जो है कि हमें उनको ऐसे कॉम्पिटिशन देने चाहिए, ठीक है, जिसमें ये अपने आप को आगे ला सके। मॉडिफाई रूल्स पर नीड ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनके जो रूल्स हैं गेम्स के वो उनके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देने चाहिए, ठीक है। उनको जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करनी चाहिए उनके लेवल तक की, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, उनको टूर्नामेंट्स उनके लिए करवाए जाने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट उनके पास है कि उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होना जरूरी है, ठीक है। उनको जो है इक्विपमेंट्स है उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स जो है वो बनवाने चाहिए जो उनके लिए नुकसान ना दे, जिसको होल्ड करने में, थ्रो करने में, ठीक है, जिनके साथ उनको खेलने में कंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट है उनकी तरफ जो हमारा बिहेव है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। एक बार सिखाने पे अगर उनको नहीं चीज समझ आती तो हमें उनको बार बार समझाना पड़ेगा कि इसको ऐसे करो, ठीक है। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी तरफ रखेंगे तो बहुत इजीली जो है इन चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोफेशनल कोर्सेज। हमें इन लोगों के लिए कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट करने चाहिए जिसके साथ ये अपने अंदर की जो इनकी कमियां हैं उनको दूर कर सके और इनके जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। उम्मीद करती हूँ आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।